तो हमको बताइए कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, ये क्या है? पूजा। सर ये सन के बाद दूसरा सबसे नजदीक का स्टार है। ठीक है, ये सन के बाद सबसे नजदीक का स्टार है। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन? भारती। सर वैसा जगह जहाँ पे रहने लायक जीवन की कल्पना की जा सके। ठीक तो है, बट थोड़ा सा ट्यूनिंग चाहिए। पूजा। सर मतलब वही जगह, मतलब जहाँ जीने के लिए सारी जो भी उसकी आवश्यकता है वो सारी कुछ मौजूद है। अच्छा, हम बता रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल कर रहे हैं। गोल्डी लॉक जोन उस जोन को बोलते हैं, या किसी सन से उस डिस्टेंस को बोलते हैं जिस डिस्टेंस में अगर कोई प्लेनेट हो तो वहां पर लिक्विड वाटर मिलने का चांस हो। तो अगर ये कोई स्टार है तो निश्चित तौर पे ये फ्लेयर कर रहा है, तो इसके नज़दीक में अगर कोई प्लेनेट है, बहुत नज़दीक, तो इतना ज़्यादा हीट होगा कि यहाँ पे लिक्विड वाटर नहीं होगा। तो दिस इज नॉट गोल्डी लॉक जोन। लेकिन धीरे धीरे करके इसका हीट कम होगा और कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पर लिक्विड वाटर होने के चांस रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे गोल्डी लॉक जोन। और अगर उससे बाहर अगर आप निकलेंगे तो फिर वाटर हमेशा फ्रोजन हालत में मिलेगा, तो फिर गोल्डी लॉक जोन नहीं होगा। तो ये हैबिटेबल माना जाता है। तो आप लोगों को क्या याद है कि प्रॉक्सिमा सेंटाउरी इस कारण से कुछ न्यूज में आया हुआ था, इस पर्टिकुलर रीजन से, कि ये गोल्डी लॉक जोन को लेकर के। हाँ निमेश। प्लैनेट मिला था कोई गोल्डी लॉक जोन में। और वहां पर ये प्रॉक्सिमा बी करके एक प्लेनेट का 2-3 साल पहले हम न्यूज पढ़ते थे, तो वहां पर एक नाम आया था प्रॉक्सिमा बी। वहां पर गोल्डी लॉक जोन में वो मिला था हम लोगों को। वो काफी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, यानी उतना दूर भी नहीं है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी से। तो अभी उस एरिया से कुछ रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जो रेडियो सिग्नल्स ऐसे हैं, उसके फ्रिक्वेंसी जो नेचुरली प्लैनेट्स में या स्टार में इमिट नहीं होते, वो मतलब किसी नेचुरल इवेंट से। दूसरी बात कि हमारे जो सैटेलाइट्स वगैरह है, ये भी उस फ्रिक्वेंसी पे इमिट नहीं करती सिग्नल को, तो ये सिग्नल मिल रहे हैं। तो एक हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों को एक उम्मीद जगता है कि कहीं ये कोई इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो तो कहीं इस तरह का सिग्नल नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो सम फॉर्म ऑफ एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस तो कहीं नहीं है। ये फ्रिक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज मिला था। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोब है, मतलब एक सेंसर है, वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया, बाकी सारे पर नहीं ऑब्जर्व किया गया। तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन जब तक दो डिफरेंट प्लेसेस से नहीं डिटेक्ट कर लिया जाए तब तक एग्जैक्ट लोकेशन बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि क्योंकि सिग्नल अगर कहीं यहाँ से आएगा ना, अगर यहाँ पे, तो चलिए बोलेंगे कि इस डायरेक्शन से आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर नहीं डिटेक्ट हुआ तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, यहाँ से ही क्यों।
तो अगर यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, इसका डायरेक्शन मिल गया, तो आप फिर बोल पाएंगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर लोकेशन। तो प्रोक्सिमा सेंटाuri हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस डायरेक्शन में कोई और होगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो ये एक न्यूज है, ये बार बार आता है, इस तरह का न्यूज हम रखते हैं ताकि आप लोग कुछ कुछ बातें याद हो जाए। उसी तरह से एक और भी रेडियो सिग्नल मिला है अभी, वो नीदरलैंड में मिला है। ये जो है ये टाउ बूट्स स्टार सिस्टम में है। ये आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता है कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जनरली कहाँ पर मिलते हैं, बता सकते हैं? हाँ निमेश बोलिए। सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ गैलेक्सी में मिलता है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल मिलता है। और ब्लैक होल का जो चलिए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या ब्लैक होल को सीधे सीधे टेलीस्कोप से देखा जा सकता है? पूजा। नो सर, नहीं, सीधे सीधे तो नहीं देख सकते। उसके नहीं, आसपास में, हाँ बोलिए। सर उसके आसपास के मतलब जो कुछ इफेक्ट मतलब पता चलता है उससे, सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा तो वैसे। एग्जैक्ट किसी को पता है? अनिमेष पता है कि क्या फिर क्या हम देख इवेंट होराइजन पे जो लाइट पार्टिकल्स है उनको देख के बता पार्टिकल्स जो सकते होते हैं। हैं ना, वो फोटॉन्स रिवॉल्व करता है इवेंट हॉरिजन पर, तो इवेंट हॉरिजन को हम लोग देख सकते हैं। तो उसका इमेजिंग भी हुआ है, एआई का यूज किया जाता है इसके लिए। तो वो अच्छा एक बात वो बता सकते हैं कि कई बार बड़ा सेंसेशन क्रिएट होता है, उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ब्लैक होल से रिलेटेड। तो ब्लैक होल का क्या प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको एक बोलते हैं चिर्प, मतलब एक आवाज करता है वो जगह, तो वो जगह आवाज करता है तो ब्लैक होल के बारे में कुछ पता चलता है। तो आप लोग बता सकते हो क्या सा चीज होता है कि हमारे साइंटिस्ट जब डिटेक्ट करते हैं तो बड़े इलेटेड हो जाते हैं? उस पर तो बता ही दिए कि नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्या होता है ब्लैक होल के साथ में जो उसके कारण से नोबेल प्राइज मिला था? 2-3 साल ज्यादा दिन नहीं हुआ है। अच्छा, तो नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। ये जो है, ये जब ब्लैक होल टकराते हैं, आपस में मर्जर होता है, तो वो पता चलता है। तो हाँ नहीं, मैं कुछ बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स का बात कर रहे हैं सर। ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो होते हैं वो स्पेस और टाइम में रिपल्स है, स्पेस और टाइम में रिपल्स हैं, और उन रिपल्स को कई सारे ऑब्जर्वेटरी है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता था, वो ब्लैक होल अब मिल नहीं रहा है। मतलब गैप हो गया है। तो गैप हो गया है तो एक मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि वो किसी दूसरा ब्लैक होल से टकरा करके उसका जगह शिफ्ट हो गया होगा, कई सारे पॉसिबिलिटीज है। तो खैर पढ़िएगा, ये हम छोटा छोटा बात डाले हुए हैं। विंटर सोलिस्टिस, तो ये जो है इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। कोई बता सकता है कि विंटर जो सोलिस्टिस होता है ये होता क्यों है? इसके लिए मेन रीजन क्या है कि विंटर सोलिस्टिस या समर सोलिस्टिस होता है, क्यों होता है? उसके लिए मेन रीजन क्या है? हाँ निमेश आप बोलिए। टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, सही बात है, टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, ज्योग्राफी जब शुरू होगा तो तब आप डिटेल में बताएंगे ही।
तो ये आप लोग को दिख रहा है। हम थोड़ा कुछ समझाना चाह रहे हैं, देखते हैं, नहीं तो फिर ड्राइंग बना देंगे। देखिए ये जो अर्थ है ना, इसका रोटेशन देखिए आप, कि रोटेशन का एंगल क्या है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, दिस लाइन देखिए उसी पर रोटेट कर रहा है। ये ऐसे लाइन है, हम लिख नहीं पा रहे हैं तो बना देते हैं, ऐसे लाइन है। और आप लोग बता ही सकते हैं हमको कि इसमें जो सन है, ये सन आप लोगों को किधर लग रहा है, किस साइड में भी मतलब होना चाहिए सन? आकांक्षा? लेफ्ट में होगा सर। नेचुरली इधर से लाइट पड़ रहा है ना, इधर से लाइट पड़ रहा है, तो ये लेफ्ट में सन है। और अभी हम लोग उस जो गोला है जिसमें कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो ये मूवमेंट हो रहा है हमारा अर्थ का, तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो वो वहां पे है। तो अब क्या है, अभी फिलहाल यही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, अभी रुका हुआ है। और तो मूवमेंट तो स्लो होता है ना, वो तो टाइम लगेगा। तो एक्सिस हम बता रहे थे, थोड़ा देखिएगा कर्सर को मेरा, ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ऐसे में क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो जब अर्थ घूमेगी ना, तो लाइट का लाइट में ही रह जाएंगे, क्योंकि इसे ही भी घूमते रहेंगे, लाइट हमेशा रहेगा। जो लोग यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, अब यहाँ पे ये ऐसे एक्सिस, तो जब अर्थ घूमेगी भी तो ये अंधेरा अंधेरा में ही रह जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे होंगे वो लाइट में कम टाइम बिताएंगे और अंधेरा में ज़्यादा टाइम बिताएंगे। तो 21 दिसंबर को ये विंटर सोल्स्टिस था, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम साउथ में जा सकते हैं, जहाँ पर लाइट डायरेक्ट रिसीव हो सकता है, वहाँ पर सनलाइट पड़ रहा था डायरेक्ट। तो देखिए आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा होगा। तो ये जो, अगर आप लाइन बनाएंगे, वो लाइन कैसा है, वो लाइन इस तरह से है, ऐसे। तो अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में आप जाए के देख रहे हैं, तो देखिए हम लाइट में जब जब उंगली घुमा रहे हैं, ये कर्सर रहा, तो देखिए लाइट 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 लाइट, यहां से अंधेरा शुरू हुआ, छोटा सा अंधेरा और बड़ा सा उजाला। और यहाँ पे जो है, अगर उतना ही हम इधर जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा उजाला और बड़ा सा अंधेरा। तो ये जो है, ये था हमारा अभी विंटर सोल्स्टिस है। तो विंटर सोल्स्टिस में फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सन जो होगा उसकी जो किरणें हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ेंगी? बोलिए निमेश। सर साउदर्न हेमिस्फीयर। पूजा? सर सर ये साउदर्न पोल पर। दोनों का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, पूजा का तो सीधा गलत है। सर वो लाइन पूछ रहे हैं आप, लैटिट्यूड। बात करते हैं आकांक्षा। सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। हाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो होगा वो डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, मतलब यहाँ जहाँ आपको डायरेक्ट लाइट दिख रहा है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो यहाँ पे वो सीधा का सीधा जो लाइट होगा वो रिसीव होगा। ठीक,
तो और जब समर सोल्स्टिस होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इधर में घूम करके सन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा लाइट पड़ेगा इस एरिया में। ठीक, तो खैर अब एक ड्राइंग हम दूसरा देखते हैं, क्योंकि हाथ से बनाना ड्राइंग ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये दिख ही रहा होगा, दिख रहा होगा। तो बात ये बोल रहे थे कि जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन आधा फंसा हुआ सर। क्या बोल रहे निमेश? गूगल अर्थ दिख रहा है, बगल में व्हाइट स्ट्राइप है। अब तो ये दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग वापस आ गए अपना जहां पे थे। तो ये जो है हालत, वो हालत ये है कि यहाँ पे अगर सन है तो हम लोग जो है वो अभी अभी जो पोजीशन है वो इस तरह का पोजीशन है। ये एक्सिस है रोटेशन का। अर्थ जो है रोटेट कर रही है, जो बीच में लाइन दी है उस एक्सिस पे, लेकिन सन को तो पता नहीं है, तो उसका लाइट तो सीधा चलेगा। तो ये जो है ये सनलाइट ऐसे पड़ेगा। जो लाइन बिल्कुल सन के करीब है वो इस तरह से रहेगा। तो ये लाइन है यहाँ पर। अभी अगर 21 दिसंबर को यहाँ पर ये पड़ रहा था लाइट, आप देखिए ये जो ये तो आप ये देख रहे हैं कि रेड जो लाइन दिए हुए हैं ये सनलाइट का राइट है। देख रहे हैं कि ब्लैक जो है वो रेड तक ज्यादा है और उसके बाद कम है, यानी ज्यादा लाइट और कम देर अंधेरा में। यहाँ जो आदमी होगा वो आदमी जो होगा, अगर ये अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो ज्यादा देर तक वो रहेगा उजाला में, फिर अंधेरा में जाएगा वो। अब लेकिन अगर आप वही बात यहाँ के लोगों को देखेंगे, यहाँ के लोगों को, तो ये थोड़ी देर रेड तक आएंगे तो उजाला रहेगा, बाकी अंधेरा में बिताना है। तो हमारे यहाँ पर अभी रातें बड़ी हो रही है और दिन छोटे हो रहे हैं। तो क्योंकि हाल में भी अभी समर विंटर सोल्स्टिस था, फिर जब यही अर्थ अगर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो रोटेशन का एक्सिस तो यही रहेगा, और ये जो लाइन जो पहले दूर था वही लाइन नजदीक चल जाएगा, ये वाला लाइन यहाँ पे, यहाँ पर डायरेक्ट सन। और ये जो उस समय में बिल्कुल करीब आ गया था ये दूर चल जाएगा। और ये इस तरह से वो जो हम लाइन बना रहे थे डे और लाइट का, वैसा। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप पढ़िएगा। समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो ये ऑर्बिटल प्लेन जो है, ऑर्बिटल प्लेन जो ये सन से बनेगा, ये ऑर्बिटल प्लेन से हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पर आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर क्लास में तो समझाएंगे ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर के बहुत लोग घबराए हुए हैं। रियलिटी अगर देखेंगे ना तो ऐसा कुछ है नहीं। ये खास करके इंडिया के लोग बहुत बुरी तरह से डर गया। हालांकि यूएई में तो पॉलिसी अलग है, लेकिन बाकी दुनिया के हर देश में व्हाट्सएप इसी पॉलिसी पे काम कर रही है। लोग डर गए। इंडिया में लगता है कि फेसबुक से लोगों का कुछ और भी नाराजगी रहा होगा, जिसके कारण से लोग इसको छोड़ छोड़ करके, सिग्नल अभी सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप बन गया है एप्पल स्टोर पर, और टेलीग्राम और सिग्नल खूब लोग डाउनलोड कर रहे हैं। तो क्या है उसमें, बहुत सिंपल सा चीज है, बड़ा सा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा, बट हम सिंपल वे में समझा दे रहे हैं। हमारा जो चैट होगा वो व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाएगा, हमारा जो कॉल होगा वो व्हाट्सएप सुन नहीं पाएगा। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंज क्या है? चेंज है कि अगर देखिए व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट भी होता है। आप देखिए कहीं कहीं सबको मैसेज आएगा, उसमें लिखा रहेगा दिस इज बिजनेस अकाउंट। उस बिजनेस अकाउंट में अगर कुछ आप बात करेंगे तो दैट विल बी सीन बाय व्हाट्सएप, वो पढ़ेगा। आप सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए कि वो जियो मार्ट में गए और जियो मार्ट में कुछ ऑर्डर किए, तो ऑर्डर किए तो आप क्या ऑर्डर किए वो पढ़ लेगा।
पढ़ लेगा तो उस बेसिस पे आपको वो फेसबुक में एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। मेन वो डेटा का गैदर करना चाह रहा है बिजनेस अकाउंट से, हमारा पर्सनल चैट से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आजकल तो कई सारे जो बैंक्स भी हैं वो बैंक्स भी व्हाट्सएप पे चले आए हैं। तो अब बैंक में अगर आप उसके साथ बात कर रहे हैं तो उसको वो पढ़ेगा, उसके वर्ड्स कीवर्ड बन जाएंगे और उसके बेसिस पे ये दिखाया जाएगा। तो देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एडवर्टीजमेंट पर्पज से अगर बिजनेस अकाउंट से हम बात ना करें तो और कोई भी डेटा नहीं जा रहा है, बट स्टिल पीपल आर शिफ्टिंग, क्योंकि वो उस तरह से ऐसा परसेप्शन बना है कि ये लोग डेटा बेचेंगे। क्या कांटेक्ट शेयर करता है, कांटेक्ट शेयर करेगा कि कौन लोग हमारे कांटेक्ट लिस्ट में है। तो ये लेकिन और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो बाकी बात कर लेते हैं सिग्नल का। तो सिग्नल जो है वो में भी डेटा उसी तरह से इंक्रिप्टेड है जिस तरह से व्हाट्सएप में है, लेकिन सिग्नल का ग्रुप कितना लोग जोड़ सकते हैं उसका कुछ लिमिटेशंस है। मतलब उतने ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ सकता, और अभी फिलहाल के लिए वो उतना सर्वर भी उतना स्ट्रांग नहीं है अभी फिलहाल कि वो इतना सारा लोड को संभाल सके। ईयू में इस तरह का डेटा ये शेयर नहीं करता है। वहां पर रेगुलेटरी वैक्यूम नहीं है, यानी व्हाट्सएप को कानून के अनुसार चलना पड़ता है, प्राइवेसी के लॉ हैं, तो वहां पर वो डेटा शेयर नहीं कर सकता फेसबुक के साथ। लेकिन इंडिया में एक रेगुलेटरी वैक्यूम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर कौन से रूल लागू होते हैं, कौन से लॉ लागू होते हैं, तो कोई लॉ है ही नहीं। लॉ बनेगा प्राइवेसी का, जब बनेगा तो फिर वो हो सकता है कि ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। तो बाकी बातें आप लोग को पता है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसी का है। इंटरऑपरेबिलिटी भी कई बात चल रहा है कि आप व्हाट्सएप से आप मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर से आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्लान फेसबुक का खत्म हो जाएगा अगर इसके हाथ से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप निकल गया। तो व्हाट्सएप को काफ़ी डर भी लग गया। तो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, प्रभात खबर हो, सभी में एक एक पेज का, फ्रंट पेज का लोग एडवर्टीजमेंट भी दिए हैं। मतलब बहुत बड़ा इनका जो डेटाबेस है वो इनके हाथ से स्लिप कर जाने का चांस है। और फिलहाल अभी 15 मई तक ये लोग जो प्राइवेसी पॉलिसी था उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा, जो 8 फरवरी लास्ट डेट दिया हुआ था। और जो ये लोग बाकी तो समझा रहा है वो तो समझा ही रहा है। हाँ, सिग्नल में और भी एक प्रॉब्लम है कि आप व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप का जो चैट है उसको आप गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं, और नया फ़ोन लेंगे तो उसमें वो चैट वापस आ जाएगा। लेकिन ये सब जो है ये अभी तक सिग्नल में नहीं है। टेलीग्राम में तो क्लाउड बेस्ड है, तो ये तो डेटा आपका कहीं नहीं जा रहा है, मतलब आपको मिल ही जाएगा। और सिग्नल के मुकाबले टेलीग्राम जो है वो ज़्यादा रोबस्ट है अभी, क्योंकि ये पहले से भी चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया का ओल्डेस्ट पेंटिंग, केव पेंटिंग इंडोनेशिया में मिला है। इट इज 45,000 ईयर्स ओल्ड। अभी तक यूरोप में मिला हुआ पेंटिंग जो 14 या 15,000 ईयर्स ओल्ड था उसको मानते थे कि इट इज ओल्डेस्ट, मतलब यूरोप में जो है वो ओल्डेस्ट पेंटिंग है। तो यहाँ पर वाइल्ड बोर का मिला है। तो इससे प्रूफ होता है कि लोग जो है वो उस समय, मतलब आज से 40-50 साल पहले वो पिग का हंटिंग करते थे। और ये मिला कहाँ है? ये सुलावेसी आइलैंड में मिला है। एक इसके ठीक पहले जो मिला था सुलावेसी में ही मिला था, वो उसको डेटिंग किया गया था 44,000 ईयर्स ओल्ड। और उसके पहले अगर जब सुलावेसी नहीं मिला था तो ये 14,000 to 20,000 21,000 ईयर्स ओल्ड जो पेंटिंग था यूरोप का, उसको माना जाता था कि इट इज ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग। तो
कैसे एनालाइज किए हैं? इट इज यू सीरीज आइसोटोप एनालिसिस। इसमें करते क्या है कि जैसे पेंटिंग केव में बना है, तो ये केव है और यहाँ पे ये पेंटिंग कुछ कुछ बना हुआ है। तो पेंटिंग बना हुआ है तो जो रॉक्स होते हैं ना, वो केव पॉपकॉर्न आते हैं वहां पे। तो मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स कुछ होते हैं। मतलब यहाँ अगर एक दीवार है तो यहाँ पे ये कुछ 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 जमता चला जाएगा। तो केव पॉपकॉर्न अगर पेंटिंग के ऊपर में जमे हुए मिल जाएंगे तो ये बताया जा सकता है कैलकुलेट करके कि केव पॉपकॉर्न कितना साल पुराना है, मतलब पहला डिपॉजिट कितना साल पुराना है। तो उसको एनालाइज करके ये डेट को निकाले। आगे बढ़ते हैं। ये पार्टिकुलरली साइको वाला लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि अगर हम मास्क पहनते हैं तो लोगों का इमोशंस को गेस करने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि वो मतलब नाक मुंह ढका हुआ है, आंख खुला हुआ है, तो इमोशंस को कैसे परसीव करेंगे। और एक दूसरा हो सकता है कि अगर आंख ही बंद है तो इमोशन को कैसे परसीव करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो ऐसे जैसे एज हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं कि हमारा माइंड कि ये क्या इमोशन चल रहा होगा। तो क्या बच्चे भी इमोशंस को परसीव कर लेते हैं? तो हाँ, बच्चे भी मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न नहीं, लेकिन बिफोर टीन्स ये बच्चे भी इमोशंस को ठीक ही ठाक पकड़ लेते हैं। तो अगर सन ग्लास लोग पहने हुए हो तो गुस्सा को और डर को इसको पहचानना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी जो इमोशंस है वो जैसे इमोशंस में अलग अलग इमोशंस को पहचानने में अलग अलग रेट रहे हैं। सैडनेस को वो मास्क में 28% टाइम, एंगर को 27% टाइम्स, और फियर में बता ही दिए, फियर में थोड़ा कम है रेट। तो खैर ये साइकोलॉजी वालों के लिए खास इंपॉर्टेंट था। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना अभी आ रहा है, ये आर्टिकल से रिलेटेड बात कई बार हम कर चुके हैं। हम कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के क्लियर कर ले रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि इंडिया जो है, अगर कार्बन इमिशन की बात करेंगे तो वर्ल्ड में कितना नंबर है इसका? अनिमेश? थर्ड। यूरोपियन यूनियन को ले लेने से अभी फोर्थ है। तो जो बड़े बड़े इमीटर है दुनिया के वो है अमेरिका है। अनिमेश कुछ बोल रहे हैं? सर यूरोपियन यूनियन को एक ही मानेंगे हर जगह, ले लेते हैं कई बार क्योंकि JCPO में भी यूरोपियन यूनियन एक अलग पार्टी हो गया। हाँ हाँ लेते हैं, क्योंकि वो कभी कभी उसको एक कंट्री जैसा भी ट्रीट कर लेते हैं आजकल। तो कुछ हमको याद आ रहा था, कुछ क्लैरिफाई भी करना था यूरोपियन यूनियन से लेकर के। अच्छा खैर, तो बात ये कर रहे थे कि अमेरिका है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। तो दीज आर बिग पॉल्यूटर्स। तो आप लोगों को अगर हम बोले, अगर आपको बोलना हो किसी को, अरे ये सब कुछ नहीं है, हमारा देश जो है तो बहुत कम पोल्यूशन करता है, तो आप क्या दलील दे सकते हैं कि हमारा देश एक्चुअली इतना बड़ा पोल्यूटर भी नहीं है जितना दिखता है? आप लोग को क्या लॉजिक क्या आप देंगे किसी को? कोई बहस कर रहा है कि इंडिया तो इतना बड़ा पोल्यूटिंग कंट्री है। हाँ बोलिए आप, और 1 मिनट पूजा बोलिएगी। सर हम मतलब हमारा जो पॉल्यूशन हो रहा है तो काफी समय बाद से स्टार्टिंग हुआ है ना, जैसे कि देश आजादी 1947 में हुआ है। तो इसके और अलावा, बाकी जो अच्छा इसके अलावा भी कुछ लॉजिक है अनिमेश? सर क्रिमेशंस
रैंडम जो पाइल्स रहते हैं प्लास्टिक का या गार्बेज पाइल्स, वो सब रैंडमली जलाते हैं लोग नहीं, वो मेनली सर। क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। देखिए बात यह है ना कि इसमें दलील में सबसे अच्छा जो आएगा, आकांक्षा। सर हम बोलेंगे कि उतने भी इंडस्ट्रीज नहीं है जैसे और देश के हैं तो। अच्छा ममता। सर हमारा पर कैपिटा अगर देखें तो बहुत कम है, इसीलिए इसमें हम लोग जो जाकर के यूएन में या जब कॉन्फ्रेंस होता है पार्टीज का, तो हम जो जाकर वहाँ लॉजिक देते हैं, हम बोलते हैं कि अरे हमारा पर कैपिटा देखो ना, पर कैपिटा जो है ग्लोबल एवरेज का 1/3 है पर कैपिटा। यानी हमारा हर आदमी दुनिया में अगर आप एवरेज कर देंगे एक आदमी कितना कार्बन फुटप्रिंट है, तो हमारा एवरेज का 1/3 है। अगर अगर सोचिए कि साल में एक पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारा 300 kg है। तो हमारा इस सेंस में कि हम इतना बड़ा कंट्री हो करके, हमारा अगर अगर कंट्री का पॉपुलेशन का हिसाब लगाएंगे तो हमारा जो है, हम पॉल्यूटर उतने बड़े नहीं हैं। तो एक मुद्दा हमारा, हम इस पे जब बता ही रहे, इंटरनेशनल जब कभी कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हमारा ये मुद्दा रहता है। तो कंट्रियां जो होती है बहुत कम पॉपुलेशन लेकर के और बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है। दुनिया के जो रिचेस्ट 1% हैं ग्लोबल, और दुनिया के जो जो पुअरेस्ट 50% कर दीजिए, तो पुअरेस्ट 50% लोग जितने इमिशन करते हैं, जो रिचेस्ट 1% है उसका दुगुना कर देते हैं। नीचे के 50 लोग जितना पोल्यूशन करेंगे, ऊपर के 1 लोग उसका दुगुना पोल्यूशन कर देते हैं। ये सब इनइक्विटी है। तो इसमें सारी बातें हैं कि 1950 तक तो यूएस जो था वो 40% पोल्यूशन करता था। इसके बाद वो 26% में आया। उसी तरह से आपको यूरोप का भी मिलेगा डेटा कि ये लोग बड़े पॉल्यूटर थे, और जब डेवलपिंग कंट्रियां कैचअप करना शुरू की, डेवलपमेंट की रेस में जब एक घुसी, ज्यादा से ज्यादा सामान होने चाहिए। यही डेवलपमेंट का मीनिंग देखा जाए तो दुनिया में यही है कि कितना ज्यादा आपके पास सामान है। तो वो जब हम कूदे उस रेस में, प्रोबेबली ये जो इंडियन कल्चर थे, एशियन कल्चर, इसमें उतना चक्कर में नहीं पड़ते थे, लेकिन वो जब कूदे तो फिर उनका पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ। तो रेशियो वाइज अमेरिका का, यूरोप का पोल्यूशन अगर परसेंटेज वाइज कम होना शुरू हुआ, क्योंकि हम पिकअप करना शुरू किए। लेकिन तब तक तो दुनिया में स्कोप नहीं था कि हम और पोल्यूशन कर सके। तो ये एक मुद्दा है। तो वेस्टफुल बिहेवियर, कई सारी बातें उठाई, सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, हम बहुत कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन वेस्टफुल बिहेवियर जो है वो जो भी दुनिया की धनी कंट्रियों में है। अब देखिए मीट इंडस्ट्री जो है ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। आप मतलब ये तो सच्चाई है कि जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन पोल्यूशन कम करते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनका इस तरह का पोल्यूशन में ज़्यादा बढ़ा हाथ है, क्योंकि वो खाएंगी तो सोचिए कि हमारा बकरी है वो खाएगी, फिर उसका मीट बनेगा, उसका जिंदा रहना भी जो है वो पोल्यूटिंग ही है। उसके अलावा मीथेन वगैरह भी, तो जैसे जो गाय कैटल्स होते हैं उनका तो मीथेन भी निकलता है गोबर से, सांस से। तो खैर, तो अगर देखेंगे आप तो हमारा, अगर उस तरह से अगर जोड़ेंगे तो हमारा हालत बहुत बेहतर है, मतलब कंजम्पशन में। या हमारा इंडियन जो है, एक इंडियन एक साल में 4 किलो मीट खाता है एवरेज। यूरोपियन यूनियन में 65 kg खा जाते हैं, और अमेरिका में 100 किलो खा जाते हैं। तो पोल्यूशन जो है, अगर वही पर कैपिटा से ही रिलेटेड बात है, और अमेरिका के लोग अपना खाना का 1/3 करीब करीब बर्बाद कर देते हैं। तो ये भी पोल्यूशन का है, खाना को बचाना, जितना जरूरत है वो उतना ही खाना। तो खैर ये बहुत सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी कि ट्रांसपोर्ट इमिशन जो है
वो भी एक बड़ा इमिशन का सोर्स है। पढ़िएगा, क्लाइमेट को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ना कुछ तो लिखने मिल ही जाएगा यूपीएससी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बनाना है और ये जो सेसामे और टर्मेरिक, ये सारे के सारे जो है वो एशियन और साउथ एशियन प्रोडक्ट्स हैं। तिल, बना केला और ये हल्दी। तो अभी तो हम लोग देखिए अभी क्या चलता है ना, अभी लोग बोलते हैं ग्लोबल डाइट। ग्लोबल डाइट का मतलब है कि हम क्या खाते हैं, तो हम खाते हैं वो चीज जो वो हो सकता है कि इंपोर्ट होकर के आया हुआ। लगभग सारा दुनिया के लोग ऐसे ही खा रहे हैं। ब्रिटेन के लोग अल्फांसो आम खाते हैं, अल्फांसो आम इंडिया में होता है। हम कई सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जैसे फिग्स मतलब अंजीर, जो ज़्यादा दूसरी कंट्रियों में होते हैं। तो आजकल कीवी भी काफ़ी आ रहा है जो इंपोर्टेड भी होता है। तो बात यह है कि ग्लोबल डाइट का मतलब हो गया कि हमारा जिंदगी में सुबह से शाम तक कई सारा ऐसा सामान हम यूज कर रहे हैं खाने का भी, जो कि ग्लोबल है, उसका प्रोडक्ट जो है कहीं और से आया हुआ है। तो लेकिन अभी एक स्टडी हुआ है, मतलब पता चला आर्कोलॉजिकल एविडेंस की कैसे एविडेंस क्या है कि लोगों के जो एक्सकेवेशन हुए तो जो डेड बॉडी है उसके दांत को चेक किए। तो दांत चेक करने से उसमें एक टर्म आएगा, बता दे रहे हैं, उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स होंगे। तो पता चले खाते क्या थे। तो ये पता चला है कि उस समय आज से 4000 ईयर्स एगो जो यूरोप के जो आजकल यूरोप मतलब सीरिया वगैरह का जो एरिया है, यूरोप नहीं बोल रहे, सीरिया इजराइल और ये सब एरिया है, ये जो एरिया यहाँ के लोग ये बनाना सिसामे और ये टर्मेरिक ये सब ये लोग खाते थे। तो वहां तो होता नहीं है। तो इससे एक नया बात पता चल रहा है कि ग्लोबल डाइट का हम लोग सोचते हैं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पुराना है और पहले भी जो थे ये लोग मतलब ग्लोबल डाइट यूज करते थे। तो ये डेंटल कैलकुलस से बात पता चला है। कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, टूथ टार्टार और कैल्सिफाइड डेंटल प्लेक। तो इससे ये बात पता चला है। आगे बढ़ते हैं। तो ये डेंटल कैलकुलस में कई चीज होते हैं, डीएनए होता है, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इससे बहुत कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। पहले डेंटल कैलकुलस पे ध्यान नहीं दिया जाता था, अब ये ध्यान देकर के पता चला है। आगे बात करते हैं। ये जो अंटार्कटिका है, तो आप लोग ये देख ही रहा है अंटार्कटिका। ये जो है दिस इज अंटार्कटिका। इंडिया से रेफरेंस ले रहे हैं, देख लीजिए। और छोटा कर दूं तो ये एक यहाँ पे ये, ठीक है, ये तो दिस इज अंटार्कटिका। एक न्यूज हम लोग पढ़े थे अंटार्कटिका, पिछला क्लास में भी आया था। क्या न्यूज आया था? हाँ निमेश बोलिए। कोरोना वायरस मिला है कोरोना वायरस अंटार्कटिका में, पे चला गया है वायरस। तो अंटार्कटिका जो आपको ये जमीन जो दिख रहा है, इस जमीन पर बहुत बड़ा आइस सीट होता है। तो ये आइस सीट जो है इसमें काफी वाटर है। अगर ये पिघलेगा तो ये दुनिया का ओशन का जो लेवल है बढ़ा देगा। तो यहाँ से
जो आइस शीट होते हैं कई बार यहाँ से टूट करके और ये समुद्र में चले जाते हैं। तो अगर ये गए कहीं पर तो ये वहां पर अगर किसी आइलैंड से जाके टकरा गए, सट के जा करके, तो वहां का इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कि बड़े बड़े आइस शीट होते हैं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो इसमें मान लीजिए कोई कहीं जा करके कहीं पर वो सट गए, तो जैसे डॉल्फिन्स वगैरह होती है, वो डॉल्फिन्स वगैरह आप सोचिए आपकी कहीं पे आकर के ये कहीं यहाँ से टूटा और आकर के यहाँ पे जाके सट गया। तो ये यहाँ पे आके अगर ये सट गया तो यहाँ डॉल्फिन्स वगैरह जो जा रही होंगी खाने के लिए इस एरिया में, और ये एक टुकड़ा आकर के यहाँ पे है, तो उनको लंबा लंबा दूर जाना पड़ेगा। लंबा दूर जाना पड़ेगा तो हो सकता है इनका मतलब फूड इनको नहीं मिले तो इनका डेथ होना शुरू हो जाए। तो इकोलॉजी पे एक नेगेटिव असर हो सकता है। तो ये नेगेटिव साइड है। दूसरा पॉजिटिव साइड भी है कि इनमें काफी सारा डस्ट रहता है, तो ये जब धीरे धीरे करके ये पिघलेंगे तो वो जो डस्ट है वो प्लैंक्टॉन्स के लिए अच्छे हैं। तो प्लैंक्टॉन्स जो होंगे उनका ग्रोथ होगा, तो कुल मिलाकर के जो इकोलॉजी वहाँ का मतलब वहाँ के मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ग्रो करेगी, क्योंकि प्लैंक्टन जो है वो प्राइमरी वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको खाते हैं बाकी मछलियां वगैरह है जो प्लैंक्टन बेस्ड ही होती है, जो खाती है उनको। तो ये यहाँ से एक आइस शीट टूटा है और टूट करके अब आगे न्यूज दिखाते उधर। हाँ, तो आइस शीट है, आइस शीट का नाम है A68। ये बिगेस्ट ब्लॉक ऑफ फ्री फ्लोटिंग आइस फ्रॉम अंटार्कटिका, इसका एरिया, और ये अटलांटिक ओशन में 2017 से ड्रिफ्ट कर रहा है। ये कहाँ पहुंच गया है? ये पहुंच गया साउथ जॉर्जिया। तो साउथ जॉर्जिया पहुंच गया है। ये ब्रिटिश कॉलोनी है। तो वहां का जो हम जो बात बताए, वहां पर जो इकोलॉजी में जो डिस्टरबेंस होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये है ए स्प्लिट ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका लार्सन सी आइस सेल्फ। तो ये इसको बोलते काल्विंग। एक आइस सेल्फ था ये लार्सन सी, इसमें से टूट गया तो इसका नाम रखा गया A68A। तो ये ग्राउंड हो जाएगा आइलैंड के पास, और लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे पेंगुइन्स एंड सील्स। आइसबर्ग कैरी डस्ट विच फर्टिलाइजेज ओशन प्लैंक्टॉन्स, और ये जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम होगा। प्लैंक्टन जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड सब करते हैं। तो ये है न्यूज, पढ़ लीजिएगा। इसका अभी बात ये है कि अच्छा, इसको आप लोग जो काल्विंग हुआ, तो काल्विंग हुआ या जो भी ये टूटा आइसबर्ग वहां चला गया, तो इसको आप किसी ग्लोबल फेनोमेनन से जोड़ सकते हैं? बोलिए निमेश। ग्लोबल वार्मिंग हो ही सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आइस शीट है उनके टूटने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उनका थीनिंग होगा, टूटने का चांस ज्यादा होता है। बट ग्लोबल वार्मिंग नहीं भी हो अगर, तो भी ये टूटते पाए जाते हैं। मतलब ये नेचुरल फेनोमेनन है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोल रहे हैं नेचुरल है तो क्या हुआ, ये इसके फ्रिक्वेंसी जो होगा इस तरह का वो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अगर कोई जमीन अगर सरकारी जमीन हो और वहां पे अगर कोई डायनासोर का कोई अगर स्केलेटन मिलता है या किसी भी चीज का स्केलेटन मिलता है, तो वो मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ही वो जाते हैं वो। लेकिन अगर प्राइवेट कोई जमीन हो वहां पे अगर मिल जाए तो वो बेचे भी जा सकता है। तो अभी
डायनासोर का बोन का कोई एक ऑक्शन किया था, उस ऑक्शन में काफी ज्यादा मतलब पैसा उसको मिला, ऑक्शन से निकला हो गया। तो एक क्वेश्चन उठा है कि मतलब साइंटिस्ट लोग बड़े वरीड हैं कि अगर इस तरह से कोई एस्केलेटन निकलता है और उसका बिडिंग होता है, और बिडिंग होता है तो और लोग खरीद लेते हैं, तो वो प्राइवेट यूज करेंगे और वहाँ पे रिसर्च के लिए उसको एक्सेस नहीं होगा, नहीं उसका प्रिजर्वेशन हो सकता उसको ठीक से करे, तो रिसर्च हैम्पर्ड होगा। तो वो सजेस्ट किए हैं, अमेरिका में वो सरकार को लिखे हैं कि अगर इस तरह का कुछ बिडिंग होता है तो केवल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ही पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि अगर सबको पार्टिसिपेट करने देंगे तो हो सकता है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास उतना पैसा हो ही नहीं कि उसको बिडिंग करके अपने पास ले आए। तो ये एक मुद्दा है कि मतलब बिडिंग जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इतना ज्यादा दाम में बिडिंग हो रहा है इसका कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप लोगों को हो सकता है याद हो, नहीं भी हो सकता है याद। हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा अगर, तो परमाफ्रॉस्ट पढ़े थे। किसी को याद है क्या? अनिमेश बोलिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मर जाता है और आइस लेयर्स के बीच में दबते जाता है, वही परमाफ्रॉस्ट हुआ। ममता? सर ये आइस एंड वो रॉक्स से मिक्स जो मटेरियल होता है वही है परमाफ्रॉस्ट। हाँ, देखिए कहीं ठंडा जगह में क्या होता है ना कि जो जमीन है उस जमीन में पानी जमा हुआ है, जमीन भी है वहाँ पे, आप रोड बना सकते हैं, जमीन भी है और उसमें जो फ्रीज्ड वाटर भी उसमें मिला हुआ है। तो परमाफ्रॉस्ट जो है उसका न्यूज आया था रसिया में, अब ध्यान तो आ नहीं रहा हमको ठीक से, लेकिन यही थोड़ा बहुत याद है कि परमाफ्रॉस्ट, हाँ याद आया, वो कोई ऑयल ड्रिलिंग कंपनी थी, तो वो उसका जो पिलर है वो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण वो पिलर जो है वो डैमेज हो गया था, तो ये न्यूज आया था। तो परमाफ्रॉस्ट का हम लोग, वो भी उस समय जब आया था ना परमा, ये सब न्यूज आ रहा था तो ये भी आया था कि परमाफ्रॉस्ट के कारण उस एरिया में जो भी वाइल्ड एनिमल है, एनिमल मर गए होंगे पहले कभी, उस एरिया में वाइल्ड एनिमल मिट्टी के अंदर में दबे हुए होंगे, और वो वाइल्ड एनिमल जो होंगे बड़े प्रिजर्व्ड हालत में होंगे। ठंडा जगह है, परमाफ्रॉस्ट है, बड़े प्रिजर्व्ड हालत में होंगे। अगर उनका 10,000 साल 20,000 साल पहले भी उनका डेथ हुआ हो तो हो सकता है उनके टिश्यू भी बड़े इंटैक्ट होंगे। तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताया था उसमें कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने का बहुत सारा बताया था कि बिल्डिंग्स होंगे, बिल्डिंग गिर जाएंगे, रोड जो होगा डैमेज हो जाएगा, और ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो और एक प्रॉब्लम को वो ये किया था कि वो भी होगा जो अभी नहीं दिख रहा है। हाँ निमेश बोलिए। रिलीज ऑफ अननोन वायरसेस। हाँ ये बात आया था ना कि वो जो है, जब वो जानवर जो होंगे, वो जानवर का जब हम लोग बॉडी निकालेंगे तो उसमें ऐसे वायरस होंगे जो वो हजारों साल से दबे हुए पड़े हुए हैं और हो सकता है फिर से एक्टिव हो जाए। एक और भी प्रॉब्लम बताया था उसमें, उसमें बताया था ना कि ये जो है परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा, तो पिघलेगा क्यों, पहला बात है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन जब पिघलेगा और ये जब बॉडी निकलेंगी अंदर से, तो वो जो होंगे वो मीथेन को रिलीज करेंगे, और मीथेन को रिलीज करेंगे तो और ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक दूसरा ही एंगल को पकड़ा था यहाँ पे। तो खैर अभी क्या है कि सर और भी था ना सर कि वायरसेस और बैक्टीरिया जो दबे हुए हैं वो भी बाहर वो होंगे। हमने बोल दिया वो। हाँ नहीं, मैं सर क्या बोल रहे हैं? सर जो मीथेन रिलीज वाला बात बोले वो हम समझे नहीं, बार मतलब एक्सप्लेन कर बॉडी दीजिए। जब डिकम्पोज होता है ना, तो डिकम्पोज होता है तो मीथेन रिलीज होता है। ओके। तो ये जो है अब धीरे धीरे रसिया में जो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो उससे कई सारे ऐसे एनिमल पता लग रहे हैं जो पहले लोगों को पता ही थे कि ऐसे भी एनिमल्स होते थे। तो उसी में वूली राइनो का भी आया हुआ है,
तो इसके पहले मैमथ का, वूली रैनो, अभी बता रहे आइस एज फॉल, केव लॉयन, ये सारे के सारे जो जो मतलब अजीबोगरीब, और अजीबोगरीब तो स्केलेटन का ही नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा एनिमल ही मिल रहा है। तो ये एक तरह से तो हम लोग को पता चल रहा है कि पहले क्या बायोडाइवर्सिटी था, और दूसरा तरफ हमको ये भी जो है वो सारी की सारी बातें जो पिछले बार पढ़े थे हम लोग, वो सारी की सारी बातें दिखनी भी शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। पैंगोलिन का नाम हम लोग सुने थे, क्यों सुने थे पैंगोलिन का नाम? पिछला 6-7 महीना में पैंगोलिन का नाम खूब सुन रहे हैं हम लोग। अनिमेश बोलिए। कोचिंग के लिए ही सुन रहे थे शायद सर। सर ये कोरोना कोविड मतलब कोरोना वायरस सार्स जो सार्स 2 वो बोला गया था कि पेंगोलिन से ही वो आया है। मतलब पहले लोग बोल रहे थे कि बैट्स से, चमगादड़ से हुआ होगा, लेकिन फिर कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, ये हो सकता है पेंगोलिन से हुआ हो। तो पेंगोलिन का पोचिंग पे मुद्दा उठा था कि इसका पोचिंग होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंगोलिन का वायरस जो है वो ह्यूमन को आ रहा है। तो इंडिया में भी पेंगोलिन का ट्रैफिकिंग होता है, तो ट्रैफिकिंग होता है तो लोग जो होता है सोशल मीडिया का यूज करके और पेंगोलिन का फोटो वीडियो अगर पकड़ के रखे हैं तो उसको डालते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको मॉनिटर किया जाए, इस तरह का एक्टिविटी के लिए। मतलब अगर पोचिंग को रोकना है, ट्रैफिकिंग को रोकना है, तो सोशल मीडिया पर नजर रखा जाए, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये काम कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो ये होता है कि किसी जंगल में जो लोकल लोग हैं उनको एल्यूरमेंट दिया जाता है कि आपको पैसा देंगे, आप एक मार के लाइएगा, आपको 2 लाख रुपए दे देंगे या पकड़ के लाइएगा। तो अब लोकल लोग एल्यूर्ड हो गए, वो लोग पकड़ के मिडिल मैन को दे दिए। अब मिडिल मैन जो हुआ उसका नेटवर्क है, और नेटवर्क अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, उसको फोटो वीडियो डाल करके और उसको बेचेगा। तो ये उसको रोकने के लिए काम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है, एक ग्लोबल वार्मिंग का ही बात आ गया। आप लोगों को पता है कि जो ऑटमन का सीजन है, ठंडा का मौसम में, ये कई सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये आजकल क्या देखा जा रहा है कि ये जो लीव शेडिंग है, लीव शेडिंग जो पहले जिस टाइम में होता था उससे करीब करीब 2 वीक्स पहले ही आजकल शुरू हो जा रहा है। मतलब ये प्लांट्स जो है अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? तो एक जो मुद्दा निकल के आ रहा है कि जब गर्मी के टाइम में काफी ज्यादा सनलाइट इनको मिलता है तो इनका फोटोसिंथेसिस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो उस दौरान में मतलब एक तरह से कोटा वाला बात हो गया कि उस दौरान में चूंकि ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो वो पहले ही वो मतलब उनका काम हो गया। जैसे वो विंटर में वो शेडिंग जो है वो पहले जितना करते थे उसके पहले ही कर दे रहे हैं। एक हिमालयन एक हर्ब है, वो हर्ब का काफी एक्सप्लोटेशन हो रहा है। ये जो हर्ब है ये काफी काम में आता है। ये डिसेंट्री में, वुंड्स में, स्किन बॉयल्स, इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इसमें काम आता है। इसको नाग छत्री के नाम से लोकल लोग बुलाते हैं हिमालयन रीजन में। तो ये चूंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसलिए लोग जो है इसका ओवर पोचिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए काफी कंसर्न जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके और इसका कंजर्वेशन के लिए कोशिश करने का जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग को तो पता ही है ओशन व्हेल सॉन्ग काफी पढ़े आप लोग। तो अभी ओमान के पास में व्हेल का सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है, और ये व्हेल का जो सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है ये प्रोबेबली या तो ब्लू व्हेल का होगा या ब्राइड व्हेल का होगा। तो ये एक यहाँ पर भी मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में भी व्हेल का सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, ये प्रूफ होता है। इसके अलावा इसमें कुछ डेटा आपको मिलेगा कि क्या व्हेल का जो सॉन्ग है क्या ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। तो इसमें डेटा बता रहा है कि व्हेल का सॉन्ग जनरली हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4 किलोहर्ट्ज में ये
इनका सॉन्ग चलता है, जबकि हमारा जो है वो मिनिमम इसमें लगता है कुछ डेटा गलत है, क्योंकि इस हिसाब से तो सुना ही पड़ना चाहिए 4 किलोहर्ट्ज की अगर बात हो तो सर 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होता है सर, 24 होता होगा। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं पर, तो ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये इसमें जो बात लिखा हुआ है कि वो ऑडिबल नहीं होगा ह्यूमन ईयर के लिए, तो ये डेटा कहीं पे कुछ हुआ है गलत, तो देखना पड़ेगा, अब इसको मिलाना पड़ेगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हम लोग। ये हुआ क्या है कि केरल में एक बच्चा बीमार होकर मर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि उसके घर जो उसका अंतिम संस्कार में लोग गए थे, उसमें से कई लोग बीमार हो गए, खास करके वहां जो बच्चे गए थे। तो अब ये वहाँ की सरकार, पता कि हेल्थ तो वहाँ अच्छा है ही, मतलब हेल्थ सेटअप, तो वहाँ पे पता चला कि ये सिगेला बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन हुआ है। ये बैक्टीरिया जब का इन्फेक्शन होता है तो लोग मरते कम ही हैं, 2-4 दिन तक डिसेंट्री, स्टमक पेन, ये सब रहता है, फिर धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मतलब घातक हो जाता है, और उनका जान भी, खास करके बच्चों का ये जान जाता है। तो चूंकि ये केरल में ये इन्फेक्शन हुआ, तो इसलिए ये न्यूज आया है साइगेला बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल डिजीज है ये। ये पढ़ के आप समझ जाएंगे, हमको कुछ खास इनपुट देने की जरूरत नहीं है। ये जो आर्टिकल है ये बहुत टेक्निकल है, और समझाने का कोशिश करते हैं। है क्या ना कि आजकल एक नैनो टेक्नोलॉजी, इस पर यूपीएससी में एक्चुअली क्वेश्चन भी दे दिया नैनो टेक्नोलॉजी पे। शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं हम लोग कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि कुछ बहुत ही आप सोचिए कि मशीन टाइप का कुछ बना रहे हैं, जिसका साइज जो होता है वो नैनोमीटर्स में है। तो ये ड्रग डिलीवरी में ये जो चीज हम लोग बना रहे हैं, ये ड्रग डिलीवरी में काफी काम आ सकता है। मतलब ये पर्टिकुलर जो नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, तो नैनो सेल्स होते हैं, नैनो वेसिकल्स होते हैं। तो अभी जो नया नाम आया है नैनो मिसल्स। तो ये नैनो मिसल्स क्या है? नैनो मिसल्स ये है कि पहले तो बात करें कि अगर चलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि कैंसर के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? भारती? सर कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी कोबाल्ट 60 से किया जाता है सर। नहीं, ये गलत बोल दी। गलत हो गया। हाँ, आधा सही हुआ, आधा गलत हो गया। आकांक्षा क्या बोल रही है? सर हम भी वही बोल रहे थे, कीमोथेरेपी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कीमोथेरेपी से नुकसान क्या है, और वो नुकसान क्यों होता है? लोग कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहते हैं, पेशेंट बोलते मरने तो हूं, तो क्या ऐसा होता है उनके साथ में? भारती बोल रही है क्या? सर वो बाल झड़ जाते हैं, नेल झड़ जाता है, इसलिए सर। क्यों? अच्छा, पूजा। सर इसमें मतलब शायद गामा रेज का यूज होता है, बस guess। नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, हम आप समझा देते हैं ठीक से। ममता क्या बोल रही है? सर इसमें सेल्स का ग्रोथ रुक जाता है।
अच्छा देखिए, समझ लीजिएगा, आप लोग रेडिएशन का बात कर रहे हैं, दैट इज रेडिएशन थेरेपी, नॉट कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी अलग है, जिसमें रेडिएशन से जो ट्यूमर से उसको मार देते हैं। थोड़ा सा बोलते हैं हम, पहले समझिए व्हाट इज कैंसर। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। पहला तो ये सब बात याद रखना है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या होगा? सोचिए मुंह में कैंसर हो गया तो क्या होगा? जो सेल्स होंगे, जो कैंसरस सेल होंगे, वो लगातार डिवाइड करेंगे। अब उनको रुकना नहीं है, डिवाइड करते ही जाएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ट्यूमर हो जाएगा। अब वो ट्यूमर हो जाएगा, वो ट्यूमर जो होगा, ये ट्यूमर धीरे धीरे वो अगर फैला तो जान भी जा सकता है। तो ठीक है, तो ये ट्यूमर का बात की है। तो ट्यूमर, अब सोचिए यहाँ पे किसी का दांती बनाती है और यहाँ पे दांत के नीचे में ट्यूमर जो है होना शुरू हो गया। तो अब जो होगा, इसको खत्म करने के लिए एक होता है, आप लोग जिसका नाम लेना चाह रहे हैं, कोबाल्ट हो या गामा रेज हो, ये जो होगा ये रेडिएशन यहाँ पे देते हैं। रेडिएशन से क्या होगा? ये सेल मार देंगे। लेकिन अगर एक सिंगल सेल भी जिंदा रह गया कैंसरस, तो वो फिर अपने को डिवाइड करना शुरू कर देगा। ये कैंसर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर सेल बच गया तो बच गया तो गए। तो खैर, ये हो गया हमारा रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी में वो रेडिएशन नहीं करते, दवा खिला देते हैं। दवा खिलाने से क्या होता है कि ये जो दवा होता है वो कोई भी सेल जो डिवाइड हो रहा होगा उसको मार देगा। इसका यही इसका खूबी है, कोई भी सेल जो डिवाइड हो रहा है उसको मार देगा। तो इससे क्या होता है कि डिवाइड हो रहा अगर सेल को मारेगा तो ठीक है, कैंसर सेल का ग्रोथ तो कम हो जाएगा, सही बात है। लेकिन जो हमारे दूसरे सेल डिवाइड हो रहे हैं, हमारा नाखून बढ़ रहा है, वो डिवाइड तो हो रहा है, तो वो नाखून जो हो गया, बाल तो बढ़ रहा है, कोई तो सेल तो कुछ वहां पे डिवीजन कर ही रहे हैं, वो गया। तो ये जो है ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ये मतलब एक तो बाल झड़ जाएगा, नाखून जो होगा वो नहीं बढ़ेगा, और फिर लोगों को नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, और टू मेनी प्रॉब्लम्स। तो कीमोथेरेपी का क्या है कि कीमोथेरेपी वहां भी काम करता है जहां पर उसको नहीं करना चाहिए। एक मिनट, अब सोचिए कि कोई ड्रग है, दवा, ये दवा जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वो पानी में से दूर, मतलब पानी में नहीं जा सकता। वो लिपिड में जिसको बोलते हैं ओलियोफिलिक, तो वो ओलियोफिलिक है। तो ये जो होगा वो जहाँ पे भी लिपिड होंगे वहां पे जाएगा। तो कोई भी ऑर्गन, सोचिए लीवर में वो लिपिड है किसी टिश्यू में, तो वो लीवर में जा करके वो दवा चल जाएगा और वो जा करके उसको डैमेज कर देगा। अब ये दवा हम बनाए कैंसरस सेल के लिए कि कैंसरस सेल में जा करके डैमेज करेगा, लेकिन एक्चुअली कैंसरस सेल में वही प्रॉपर्टी जो लीवर सेल में है, अगर तो लीवर को भी डैमेज करेगा। तो ये दवा को ये लोकलाइज्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है कि दवा जो है वहीं जाए जहां इसको जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कोई पार्टिकल बना सके जिस पार्टिकल में दवा पैक्ड हो, और पैक्ड हो, और जब उसको हम बॉडी में डाले, चाहे इंजेक्ट करे या जैसे भी दे, तो वो जो हो पार्टिकल, वो पर्टिकुलर जगह पे ही पहुंचे जहां पे उसको पहुंचना है, तो वो वहां पर पहुंच करके उसको वो दवा को रिलीज कर दे। तो ये जो है ये नैनो मिसल्स जो है वो इसके लिए यूज किए जा रहे हैं ड्रग के लिए। तो चूंकि बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो ये क्या होते हैं कि जब इनको ब्लड में देते हैं इन नैनोमेसल्स को, तो ये ट्यूमर में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लड वेसल्स लीकी होते हैं। जो हेल्दी ऑर्गन है वहां के ब्लड वेसल्स लीकी नहीं होते हैं। ठीक यहीं पे डिफरेंस आ जा रहा है, जहां पर लीकी वेसल्स होते हैं वहां पर घुस जाते हैं। हेल्दी जो ऑर्गन है उसमें लीकी नहीं होता है ब्लड वेसल्स, तो वहां पे घुस जाता है, और वहां पे घुस करके ये जो ड्रग है वो ड्रग को रिलीज कर देता है। तो इस तरह से वो बिल्कुल टारगेटेड जगह पर ड्रग को रिलीज करेगा और कैंसर सेल को मार देगा। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी के कई सारे यूज है, एक यहाँ पे ड्रग डिलीवरी में है, इस पर बताई थी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है नैनो टेक्नोलॉजी पे। आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम बात को कर रहे हैं, और ये
जो है ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहेगा कि ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंट है या रिलीजन इम्पोर्टेंट है। तो इस्लाम में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। हलाल है मतलब इट इज एक्सेप्टेबल और हराम है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए किसी किसी वैक्सीन में पॉर्क का पोर्साइन मटेरियल होता है, तो पॉर्क के कुछ लिपिड मटेरियल होते हैं उसमें, वो पॉर्क का डाला जा सकता है। तो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर वो जो कंपनी जो बनाई है चाइनीज कंपनी सिनोवैक, उससे बोला गया है कि डिक्लेरेशन दो कि ये जो है इसमें पॉर्क का कोई मटेरियल, पोर्साइन कोई बिग रिलेटेड मटेरियल नहीं है। तो डिक्लेरेशन दिया है, लेकिन लोग जो है वहां पे वैक्सीन, सरकार को डर है कि लोग वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये इस्लाम कॉम्प्लाइंट नहीं है। तो उस वहाँ भी आगे देखेंगे हम लोग, वहाँ एक कमेटी है थियोलॉजियंस की, उलेमाज की, वो मीटिंग करके बताएगी कि इस्लाम सम्मत है कि नहीं है, तो वो फिर लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। लेकिन खैर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि जब हम लोग रिलीजन को अपने से बड़ा स्थान दे देंगे तो ये बहुत इलॉजिकल है। हम रहेंगे तो रिलीजन रहेगा, अगर हम ही ना रहे तो कहाँ से रिलीजन रहेगा। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, अगर वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं और सारे के सारे मर गए, तो उनका रिलीजन का क्या होगा। तो पता नहीं कैसे ये लॉजिक चलता है दुनिया में। एक बार इंडिया में भी ऐसा उठा था क्वेश्चन, तो उसमें हुआ ये था कि रामदेव बाबा नया नया बड़ा चमक रहे थे, तो जो लेडी काम करती थी उसको वहां पे कुछ हुआ होगा, पैसा वैसा का इशू हुआ होगा, तो बोली अरे हम खुद देखे हैं कि ये आदमी का हड्डी लेकर के आते हैं, दवा में मिला देते। तो बड़ा हंगामा हो गया और बड़ी बड़ी कंपनियां उस समय तो ये क्या बोलते थे, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, तो पूरा मतलब ये में चैनल सब में चला ये न्यूज। तो कोई लालू प्रसाद यादव के पास में पहुंचा कि आप क्या कहते हैं, बाबा जो है वो आदमी का हड्डी मिला देते हैं। तो लालू प्रसाद यादव का कहना था कि पेस्ट में मिलाने की बात कही गई थी सर। क्या क्या? पेस्ट में मिलाने की ना बात कही गई थी सर। नहीं नहीं, पेस्ट में नहीं, दवा में। हड्डी जो यूज करते हैं ना उसमें यार प्रवाल पिष्टी वगैरह तो यूज करते ही हैं, उसमें बहुत सारा बात उठा था। तो आदमी का हड्डी मिलाने का बात था, दवा में बात था। तो वो लालू प्रसाद यादव के पास गए, तो लालू प्रसाद यादव बोले कि अगर कोई दवा है और आदमी को ठीक करता है, तो चाहे मानव का हड्डी हो चाहे दानों का हड्डी हो, क्या फर्क पड़ता है। वो बड़ा मतलब फेमस एक मुद्दा था वहां पे, कोट था वो कि दवा ठीक करना चाहिए, चाहे मानव का हड्डी हो चाहे दानों का हड्डी हो, उससे क्या करना है। तो खैर वो मुद्दा जो था वो उसके बाद नहीं बढ़ा। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर ह्यूमन बीइंग का सेफ्टी का सवाल है तो फिर हम डॉगमेटिक कैसे रह सकते हैं कि हम भाई यही करेंगे। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हालांकि ये बात बता रहे हैं कि वो जो कहानी था, बाबा, हाँ बाबा है, तो बाबा है तो उस समय बाबा को पता भी नहीं था कि क्या मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं। गुस्सा में आए तो उनका एक आंख जो था वो तो ब्लिंकिंग देखिएगा। जब रामदेव बाबा जो बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हैं ना, कभी अगर देखिएगा पुराना इंटरव्यू, तो एक आंख जो होगा ना वो पूरा का पूरा ब्लिंक करने लगेगा। वैसे तो नॉर्मली भी करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ब्लिंक करने लगता है। तो उसी में लोग उठा दिए कि तुम चलो आदमी का हड्डी नहीं डाल रहा है, हड्डी तो डाल रहा है। तो फिर वो आकर के बोले कि आयुर्वेद में हड्डी डालना कहाँ मना है, आयुर्वेद कौन बोलता है हर्बल है। हम लोग परवाल पिष्टी डालते हैं, शंख का भस्म डालते हैं, तो वो ये वेज तो आयुर्वेद क्लेम नहीं से कहता कि हर्बल है, उसमें बहुत कुछ डाला जाता है जो हर्बल नहीं है, जो जानवर का है। तो ये सब कई सारे मुद्दे उठे थे उस समय में। तो आयुर्वेद इज नॉट हर्बल, वो हर्बल नहीं है किसी हालत में। उसका कोई ये सोचे, जो यहीं पे बात उठा दे हम, कि जो लोग ट्रू वेजिटेरियन, अब वो सोचेंगे हम आयुर्वेद का खाएंगे और हमको नॉनवेज उसमें नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है।
खास करके अगर आर्थराइटिस अगर का दवा खाते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें एनिमल का मतलब जैसे प्रवाल पिष्ट का हम बात कर रहे हैं वो रहता ही रहता है। तो लेकिन फिर उस बेसिस पे आप नहीं खा के अपना हड्डी को बर्बाद कर ले, तो ये खैर लोगों का अपना अपना थिंकिंग है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो खैर वहां का राष्ट्रपति बोला कि राष्ट्रपति का कम से कम कहना है कि देयर शुड नॉट बी एनी कंसर्न अबाउट वेदर दिस वैक्सीन इज हलाल और नॉट हलाल। वी आर इन इमरजेंसी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। तो राष्ट्रपति तो कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वो इस कारण से पीछे ना हटे। वहां पे एक उलेमा काउंसिल है जो कि फाइनल फैसला देगी कि हलाल है या नहीं है। लेकिन अब इसमें बात और रहती है कि मलेशिया, यूएई, ये लोग जो हैं, ध्यान से समझिएगा कि रिलीजन जो है वो रिलीजन का कोई एक ये नहीं है, मतलब कि किसी का वो नहीं बोल सकते कि किसी का बपौती जैसा नहीं है कि हम ही जैसे बोलते हैं वैसे। अब देखिए यहाँ मलेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात क्या बोल रहे हैं कि हम तो कोरोना वैक्सीन लेंगे चाहे इसमें पोर्क का गिलेटिन हो भी, ठीक हो भी तो भी लेंगे। तो ये मतलब लोगों का जो है डिफरेंसेस जो है वो काफी ज्यादा है। पिछला कुछ दिन पहले वेटिकन मतलब पोप जो है वो भी बोला कि इट इज मोरली एक्सेप्टेबल। ये यहाँ इसके बावजूद कि इसमें स्टेम सेल का यूज किया गया हो फोएटस का, तो भी दिस इज एक्सेप्टेबल। मतलब कि ये जहाँ जीवन मरने का सवाल है वहां पे इस बात को नहीं देखा जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो इससे पहले भी यहाँ पे हो चुका है कुछ कि वैक्सीन को हराम कहा गया था। तो उसमें 95% टारगेट था तो 72% ही पूरा हो पाया। तो फिर वहाँ के कुछ स्टेट्स हैं जो लॉ पास कर रहे हैं कि जो लोग नहीं लेंगे उनको सजा दिया जाएगा। अब एक तो मुद्दा है ही, अब दूसरा मुद्दा भी है। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हलाल और हराम तो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा तो ये है कि डेटा कहाँ है कि ये जो वैक्सीन है वो सेफ है कि नहीं है, उसका पूरा का पूरा डेटा पब्लिश करो। और चाइना को लोग सारे दुनिया में जानते हैं कि डेटा को मैनिपुलेट करना, फजिंग करना ये है। तो ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि एक्चुअली इंडोनेशिया के लोग हलाल और हराम का बात पहले कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली अंदर अंदर जो कंसर्न है वो ये है कि ये फॉल्टी वैक्सीन बनाते हैं चाइना में, टेंटेड फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो डीपीटी का वहां पर जो टीका बना हुआ था वो सब स्टैंडर्ड था। रेबीज वैक्सीन जो था उसका डेटा फैब्रिकेटेड था, झूठ मूठ का एक डेटा बुलाए थे कि इतने लोग ठीक हो गए। तो ये सब भी कंसर्न जो है वो हैं। तो वहां के कुछ जो उलेमा हैं वो बोल रहे हैं कि हम काश हमारे पास डेटा आ जाता, तो डेटा आ जाता तो हम लोग इसको पिग का गिलेटिन होने के बावजूद बोल देते कि दिस इज हलाल। लेकिन वो डेटा कहाँ आ रहा है, तो ये सब मुद्दे भी होते हैं। चलिए, तो हम लोग आप तो देख ही रहे हैं कि बाकी इंडिया में भी काफी तांडव हो रहा है आजकल। तो हाँ, किसी कुछ पूछना है? अब से वीकली टेस्ट होगा सर? हाँ, अब ये लास्ट फोर्टनाइटली था, अब यहाँ से हम लोग वीकली में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कल बता ही दिए कि कल ममता क्लास लेगी, सुबह भी लेगी, शाम भी लेगी। और एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, और फिर मतलब हम लोग 2-3 दिन के अंदर में इस वीक को ख़त्म ही कर देंगे। हम लोग का पेंडिंग काम जो है वो ख़त्म करना है। तो हमको लगता है कि इस वीक फिर आप लोग एक टेस्ट आ रहा है। मतलब 2 सीट तक आप लोग थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, उसके बाद स्लो डाउन हो जाएंगे। और
उम्मीद करते हैं उसके बाद हम लोग क्लास में मिलेंगे। बाय चांस, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन फेल हो रहा है, बाय चांस ऐसा नहीं हो पाया तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का कुछ टॉपिक फिनिश करेंगे तब। अगर नहीं हो पाया तो पॉलिटी काफी दिन से नहीं पढ़े, शुरू कर देंगे। उम्मीद नहीं कर रहे कि ऐसा जरूरत पड़ेगा, बट फिर भी अगर हम इसको पकड़ लिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल अपडेट कर दिए, तो खाली नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को। अगर क्लास नहीं खुला तो क्लास चलेगा, मतलब सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, और कुछ? तो प्रोबेबली और कुछ नहीं है तो क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।